Hello students, welcome to Nix Bio Academy. I am Nikita, your biology tutor, and now let's start our new topic, that is meiosis. इससे पहले हमने माइटोसिस के वीडियो देख लिए हैं. जिसने भी नहीं देखा है वो एक बार जाके माइटोसिस के वीडियो देख लीजिए. ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं meiosis. देखो, अगर माइटोसिस के वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. बट एक बार जाके आप माइटोसिस के वीडियो देख लीजिएगा. माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि माइटोसिस होगी कहाँ? सोमैटिक सेल्स में होती है. सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल, और बॉडी सेल का मतलब हमारा क्या हो जाता है? जैसे स्किन सेल हो गया, जैसे स्किन हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया. ठीक है, तो ये सारे जो हमारे बॉडी के पार्ट, जो हम कह सकते हैं लेबाइल टिश्यू थे, जिनमें हमारा कंटिन्यूअसली डिवीजन होते रहता है, उस सेल्स में हमारी माइटोसिस होती है. ठीक है, यानी माइटोसिस कहाँ हो रहा है? तो सोमैटिक सेल में हो रहा है, ताकि एक सेल हमारी डेड सेल है, अब वो क्या करे? डेड सेल रिप्लेस हो जाए न्यू सेल से, तो सोमैटिक सेल होगा. यानी कि हमारे बॉडी में जो हमारी सेल्स है वो कैसी है? डिप्लॉयड है. अगर हम ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी में हम क्या देखते हैं कि जो डिप्लॉयड बॉडी, उसमें टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, यानी कि हमारी जितने भी बॉडी सेल है, जितनी भी हमारी सोमैटिक सेल है, उनका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 46 होगा. मान लो हमारे स्किन सेल में माइटोसिस हुई, ये स्किन सेल है, डिप्लॉयड इज इक्वल टू कितना है? तो 46 क्रोमोसोम है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस होगा, तो ये हमारी दो सेल्स बना लेगी. ठीक है, और ये दोनों सेल्स कैसी होगी? तो ये भी हमारी डिप्लॉयड सेल होगी, जिसमें हमारे 46 क्रोमोसोम होंगे, और ये वाली सेल भी होगी हमारी डिप्लॉयड, जिसमें हमारे 46 क्रोमोसोम होंगे. यानी कि हम क्या देखते हैं कि जो हमारा माइटोसिस है, इसमें हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं. इसीलिए हम माइटोसिस को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब पेरेंट अगर आपका डिप्लॉयड है, ठीक है, जब पेरेंट डिप्लॉयड होता है तो जो हमारी डॉटर सेल्स बनती हैं वो भी हमारी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती हैं माइटोसिस के केस में. ठीक है, ये दोनों कौन है? डॉटर सेल हैं, और इनमें हमारे सेम नंबर के क्रोमोसोम होते हैं. अगर यहाँ हमारा पेरेंट सेल 46 क्रोमोसोम लिए हुए है, तो डॉटर सेल के पास भी हमारा 46 क्रोमोसोम आ रहा है. ये हम ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल लिए हैं. ठीक है, देखो, इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कह, यही हमारा क्या था? माइटोसिस था. होता कहाँ है? सोमैटिक सेल्स में होता है. ठीक है, जब हम मियोसिस की बात करते हैं, देखो हमारा मेन टॉपिक क्या है? मियोसिस ही है. और माइटोसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है कि माइटोसिस टर्म किसने दिया था और मियोसिस टर्म किसने दिया था. ये हमारे बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए इसे याद रखना कि जो हमारा मियोसिस टर्म है ये किसने दिया है? तो फार्मर एंड मूरे ने दिया है. ठीक है, और जो हमारा माइटोसिस टर्म है ये किसने दिया है? तो फ्लेमिंग ने दिया है. ठीक है, चलो अब हम मियोसिस की बात करते हैं. तो मियोसिस में क्या होता है? सेम प्रोसेस होता है माइटोसिस की जैसा. यानी कि जो हमारा सेल साइकिल माइटोसिस में चला था, बिल्कुल वही सेम साइकिल हमारा मियोसिस में भी चलता है. बस एक डिफरेंस यहाँ क्या आता है कि जो हमारा मियोसिस है वहाँ हमारा मियोसिस 1 के बाद हमारा मियोसिस 2 होता है. यहाँ हमारा सेल साइकिल दोबारा से नहीं चलता है, हमारा नहीं. देखो, जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो हम मियोसिस में क्या देखते हैं कि यहाँ भी हमारा सेम सेल साइकिल चलेगा, G1S G2. ठीक है, इसके बाद हमारा M फेज आता है, यानी मियोसिस का फेज आता है. मियोसिस में एक डिफरेंस ये है कि ये मियोसिस जो है दो फेजेस में होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक हमारा जो कुछ टाइम का ड्यूरेशन होता है, इसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस. यानी कि मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही इसकी जस्ट बाद क्या होगा? मियोसिस 2 स्टार्ट होगा.
यानी कि जो हमारा मियोसिस 1 के बाद सेल जो है वापस से सेल साइकिल में नहीं जाएगा, वापस से हमारा इंटरफेज में नहीं जाएगा, ठीक है, वो कहाँ चला आएगा, मियोसिस 2 में चला आएगा। देखो समझते हैं इसे। मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में हम क्या देखते हैं, यहाँ हमारा मियोसिस 1 होता है एंड मियोसिस 2 होता है, ठीक है। जब भी हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल में हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमारा इंटरफेज और एम फेज आता है। एम फेज, ठीक है। जब हम माइटोसिस करा रहे थे तो वहां पे एम का मतलब हमारा माइटोटिक फेज था। जब हम मियोसिस की बात करेंगे तो यहाँ एम का मतलब क्या हो जाएगा, मियोसिस, ठीक है, यानी मियोटिक फेज। इंटरफेज में हमारा क्या क्या आता है, तो G1 फेज आता है, S फेज आता है और G2 फेज आता है। यानी मियोसिस की साइकिल में भी हम ये सेम प्रोसेस देखेंगे। पहले सेल कहाँ जाएगा, इंटरफेज में जाएगा यानी प्रिपरेटरी फेज में जाएगा, फिर उसके बाद हमारा डिवीजन फेज में जाता है। जो हमारा एम फेज होता है यानी मियोटिक फेज होता है, यहाँ हम क्या देखते हैं, पहले हमारा M1 यानी कि मियोसिस 1 होता है और इसके बाद हमारा मियोसिस 2 होता है, और इनके बीच में जो हमारा ड्यूरेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इनके बीच का जो ड्यूरेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो मियोसिस कहाँ होगा, तो ये हमेशा याद रखना ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सेक्स ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल सेल की बात करेंगे तो फीमेल सेल में हैप्लॉइड सेल हमारा क्या होता है, ओवम, मेल में स्पर्म, यानी कि ओवम और स्पर्म यानी गैमेट बनाने के लिए हमारा मियोसिस हो रहा है। फीमेल में क्या देखते हैं कि हमारा oogoनियम होगा। oogoनियम में क्या होता है, माइटोसिस। जैसे ही oogoनियम में माइटोसिस होगा क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte। अब इसी प्राइमरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस। क्यों, क्योंकि हमारा प्राइमरी oocyte ही क्या बनाता है, गैमेट का फॉर्मेशन करता है, और फीमेल का जो गैमेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओवम, ठीक है। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या देखते हैं कि मेल का हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस होगा। अब माइटोसिस जैसे ही हुआ ये क्या बना देगा, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारा क्या बनेगा, स्पर्म सेल बनता है। तो स्पर्म कैसे बनेगा, तो जब इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट बनाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मियोसिस की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि मियोसिस किस में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, और माइटोसिस किस में होता है, तो सोमैटिक सेल में होता है। जैसे oogoनियम स्पर्मेटोगोनियम हमारा क्या है, सोमैटिक सेल है, तो सोमैटिक सेल में हमारा माइटोसिस हुआ। अब ये हमारा प्राइमरी oocyte बना दिया, ढेर सारी प्राइमरी oocytes बना दिया। अब इस प्राइमरी oocytes में हमारा क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मियोसिस होता है, और मियोसिस होके हमारा ओवम बना देता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। होता क्यों है, हमारी सेल्स आखिर हैप्लॉइड होते क्यों हैं, ताकि हमको आगे चल के एक नया इंडिविजुअल बनाना है। और अगर हैप्लॉइड सेल नहीं होता, डिप्लॉइड सेल, मान लो कि अगर मान लो ये हमारा ओवम भी 2n होता, ये स्पर्म भी 2n होता, तो जब भी ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता तो जाइगोट हमेशा 4n बनते। अब 4n से इंडिविजुअल तो बनेगा नहीं, इंडिविजुअल हमारे कैसे होते, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, डिप्लॉइड होता है। तो इसीलिए हमारा जो ओवम यानी कि जो हमारा गैमेट बनता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है। जब ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो इससे क्या बनता है, एक जाइगोट सेल बनता है जो कि 2n होता है, और यही जाइगोट सेल आगे चल के क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म या फिर कोई इंडिविजुअल, या फिर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है।
और ह्यूमन बीइंग की प्लॉइडी कैसी होती है, तो 2n, यानी कि उसकी पूरी बॉडी कैसी होगी, डिप्लॉयड होती है, यानी हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो मियोसिस क्यों होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि मियोसिस होता किस में है और रीजन क्या है, गैमेट के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ताकि मेल और फीमेल गैमेट बना सके, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। अब देखो मियोसिस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले इंटरफेज होता है, इंटरफेज में हमारा जीवन फेज होगा, जीवन के बाद वो सेल कहाँ जाएगी, एस फेज में जाएगी, एस फेज के बाद ये सेल कहाँ जाएगी, G2 फेज में जाएगी, और G2 फेज से ये कहाँ जाएगी, M1 फेज में जाएगी। जैसे ही हमारा मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 के बाद ये सेल जाएगी मियोसिस 2 में, और इसके बाद क्या होगा हमारा साइटोकाइनेसिस, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। यानी कि मियोसिस में भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सेम हमारे माइटोसिस की तरह PNAT यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आएगा। अगर मियोसिस 1 है तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 होगा। इसके बाद जब सेल हमारा मियोसिस 2 में जाता है तो यहाँ प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 चलेगा। जैसे ही टीलोफेज 2 हमारा कंप्लीट होता है वैसे ही सेल डिवाइड करता है, यानी कि सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और फाइनली सेल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सेल साइकिल है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो यह एक क्या होता है, डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं तो 2n = 46 क्रोमोसोम ले लेते हैं, ठीक है। एक डिप्लॉयड सेल में हमारा ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। तो जब भी इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है, यहाँ हम क्या देखते हैं, मियोसिस 1 हुआ। जब मियोसिस 1 होता है तो ये सेल जो है हमारा डिप्लॉयड सेल, ये हमारा 2 डॉटर सेल बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा डिप्लॉयड सेल है ये हैप्लॉयड हो जाता है और क्रोमोसोम का नंबर भी हमारा हाफ हो जाएगा। तो यानी कि 23 क्रोमोसोम ये वाला सेल हो गया, ठीक है, और अनदर 23 क्रोमोसोम ये वाले सेल ले लेते हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, ये इस तरह से, मान लो ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ चले गए, इस वाली डॉटर सेल के पास चले गए, ठीक है, और एक सेट कहाँ चला गया, दूसरी डॉटर सेल के पास चले गए, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे क्रोमोसोम 2 है, ठीक है, तो एक सेट क्रोमोसोम चला जाएगा हमारा एक डॉटर सेल में, दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ चला जाएगा, दूसरे सेल डॉटर सेल के पास, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब भी इसमें मियोसिस 2 होता है, अब क्या हम देखेंगे, ये वाली सेल में हमारा मियोसिस 2 होगा और ये वाली सेल में भी हमारा क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। तो जब भी मियोसिस 2 होता है तो इस केस में क्या देखते हैं कि हम यहाँ जो हमारा पेरेंट सेल है जो कि हैप्लॉइड है, तो ये हमारा डॉटर सेल का फॉर्मेशन जो करेगा वो भी डॉटर सेल हमारी हैप्लॉइड होगी, ठीक है। ये मान लो कि ये एक सेल, ये एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया, ठीक है, और ये पेरेंट सेल आगे चल के 2 डॉटर सेल बनाया। तो यहाँ हमारे पेरेंट के पास कितना क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है जो कि हैप्लॉइड है। तो यानी यहाँ जो डॉटर सेल बनेगी ये भी हमारी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी विथ 23 क्रोमोसोम। सेम हमारा ये वाले डॉटर सेल के साथ भी होता है, ये भी कैसी होगी, तो 23 क्रोमोसोम को कैरी की होगी और हैप्लॉइड होगी। यहाँ भी ये भी हमारा जो पेरेंट सेल है हैप्लॉइड है, तो ये भी दोनों डॉटर सेल कैसी बनाएगी, हैप्लॉइड बनाएगी, ठीक है। 23 क्रोमोसोम दोनों के पास है। यानी कि हम एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो पेरेंट सेल हमारा था, यहाँ जैसे ही मियोसिस 1 हुआ वैसे ही हमारी 2 डॉटर सेल हाफ हाफ क्रोमोसोम को कैरी किया,
ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा मियोसिस 1 है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रिडक्शनल डिवीज़न हुआ, यानी कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया, इसीलिए हम इसको रिडक्शन कह सकते हैं, यानी रिडक्शनल डिवीज़न हुआ। लेकिन जैसे ही हम मियोसिस 2 की बात करते हैं, मियोसिस 2 में हम क्या देख रहे हैं कि अगर पेरेंट सेल हमारा हैप्लॉइड है तो हमारी जो डॉटर सेल होगी वो भी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, मियोसिस 2 इज इक्वल टू इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारा मियोसिस 2 है वो माइटोसिस के इक्वल है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, मियोसिस का प्रोसेस, और सेम यही चीज़ अब हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। ठीक है, यहाँ हमारे हैप्लॉइड क्रोमोसोम 23 थे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो एक क्रोमोसोम हमारा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गया इस वाली सेल में, दूसरा हमारा क्रोमोसोम का सेट ये वाले में आ गया, तीसरा हमारा क्रोमोसोम का सेट इस वाले में आ गया। ठीक है, और एक क्रोमोसोम का सेट यहाँ पे आ गया। यानी टोटल हम क्या देखते हैं कि एक सेल से मियोसिस 1 जब होता है तो ये हमारे 2 सेल बनाते हैं। ठीक है, एक से 2 सेल बनते हैं, और फिर उसके बाद 2 सेल आगे चल के कितने सेल बनाता है, तो 4 सेल बनाता है। यानी कि मियोसिस में एक सेल टोटल कितने सेल बना रहा है, तो 4 सेल बना रहा है। और माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि एक सेल कितने सेल बनाता है, डॉटर सेल, तो 2 डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, चलो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अब हम मियोसिस 1 की बात करते हैं। मियोसिस 1, मियोसिस 1 में भी हम क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस 1। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल में अगर कोई पूछे आपसे कि सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होगी, जीवन फेज होगी। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज हमारी इंटरफेज होगी, इंटरफेज में भी हमारी जीवन फेज होगी। जब हम मियोटिक फेज या फिर माइटोटिक फेज यानी एम फेज में जब हम लॉन्गेस्ट फेज की बात करते हैं तो एम फेज का लॉन्गेस्ट फेज हमारा कौन सा होता है, प्रोफेज होता है। ठीक है, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। ठीक है, दोनों में हमारा जो प्रोफेज होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में हम क्या देखते हैं, इसमें हमारे 4 फेजेस आते हैं। पहला फेज हमारा क्या होता है, प्रोफेज 1। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होता है, मेटाफेज 1। तीसरा हमारा होता है एनाफेज 1, देन टीलोफेज 1। ठीक है, ये हमारा जो प्रोफेज 1 होता है ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। यानी एम फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 में टोटल हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, तो 5 स्टेप्स होते हैं। एल जेड पी डी डी। याद कैसे रखेंगे हम प्रोफेज के स्टेप की, तो ट्रिक हमारा क्या है, लता ज़रा पानी दे दे, लता ज़रा पानी दे दे। ठीक है, इसका मतलब ये जो लता का एल है इसका मतलब हमारा क्या होता है, लेप्टोटीन। ठीक है, यानी कि ये क्या है, लेप्टोटीन। ज़रा का जेड जाइगोटीन। ठीक है, यानी ये क्या है, जाइगोटीन। इसके बाद पानी का पेकाइटीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैकेटीन या पेकाइटीन। ये दे से हमारा क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन। ठीक है, यानी कि ये क्या है, डिप्लोटीन। एंड देन लास्ट वाला जब दे है हमारा ये डायकाइनेसिस। ठीक है, मतलब डायकाइनेसिस। तो इसका मतलब जो हमारा प्रोफेज है वो हमारा लॉन्गेस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारे 5 स्टेप्स होते हैं।
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। और जो हमारा इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो हमारा मियोसिस 1 का प्रोफेज का ये 5 स्टेप्स होता है, जहाँ से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन से। ठीक है, अब देखो हमें याद कैसे रखना है, लेप्टोटीन यानी लेप्टो कुछ लपेटों से लग रहा है, तो याद कैसे रखना कि यहाँ हम क्रोमैटिन को लपेट रहे हैं और लपेट के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर दिए। ठीक है, यानी कि हम लेप्टोटीन को लपेट रहे हैं और लपेट के क्या कर दिए, हम कंडेंस्ड करके क्रोमोसोम बना दिए। ठीक है, जैसे ही क्रोमोसोम बनाए, अब वो क्रोमोसोम कुछ बुके के फॉर्म में बना दिए, तो इसको हम लेप्टोटीन को हम कह सकते हैं, इसमें हमारा बुकेट स्टेज होता है, यानी बुके स्टेज होगा। अब इसके बाद हमारे लपेट के क्या किए, हम 2 होमोलोगस क्रोमोसोम बना दिए, यानी कि 2 सिमिलर क्रोमोसोम बना दिए, जिसका जीन डिस्टेंस हो गया या फिर जीन नंबर हो गया, मतलब जेनेटिकली दोनों हमारा सिमिलर हो गया, इस टाइप के क्रोमोसोम बना दिए। अब इसके बाद ये दोनों क्रोमोसोम हमारे पास आए। ठीक है, और यानी कि देखो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो जाइगोट होता है कैसे बनता है, तो 2 अलग अलग हमारे गैमेट जब जुड़ते हैं, यानी कि जब कह सकते हैं कि जो मेल और फीमेल गैमेट है, जब इनका फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनते हैं, यानी कि 2 सेल्स फ्यूज होगी तभी जाके जाइगोट बनेगा। तो जाइगोटीन से हमें याद रखना है जाइगोट। जाइगोट कब बनेगा, जब 2 सेल हमारे जुड़ेंगे। तो सेम जाइगोटीन में क्या होता है, 2 होमोलोगस आके पेयर अप होंगे, तो ये हमारा जाइगोटीन की स्टेज है जहाँ पे पेयर अप होगा। जैसे ही 2 हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्नैप्सिस। ठीक है, इनके बीच में एक हमारा केमिकल कॉम्प्लेक्स होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जब ये दोनों जोड़ेंगे तो देखने में कैसे लगेंगे, एक जोड़े की तरह लगेंगे, तो हम कह सकते हैं इन्हें बाइवेलेंट्स। और टोटल कितने होंगे नंबर में, तो ये 4 होंगे, इसलिए टेट्राड भी बोलते हैं। ये सारा स्टेप हमारा जाइगोटीन में होता है। अब इसके बाद पैकेटीन में क्या होता है कि ये जो दोनों क्रोमोसोम हमारे आए, अब इनका क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा दोनों साइड से। ठीक है, यानी कि हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा क्या सिस्टर कौन नॉन सिस्टर, सारी चीज़ें अभी हम डायग्राम से बताएंगे। ठीक है, पहले एक कहानी की फॉर्म में आप इसको सुन लो। ठीक है, यहाँ पे हम हमारे पैकेटिंग स्टेज में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम की 2 क्रोमैटिड आपस में हमारे क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर करते हैं, और यहीं पे हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होने का मेन रीज़न क्या है कि अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो हमारे भाई बहन सेम हमारे जैसे दिखेंगे। ठीक है, नेचर में, बिहेवियर में, दिखने में हर तरह से सेम होंगे, कोई वेरिएबिलिटी नहीं होगी। तो इसको वेरिएशन लाने के लिए, हर एक स्पर्म को अलग बनाने के लिए क्या करते हैं, हम रिकॉम्बिनेशन कराते हैं। और रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो हमारे एक एंजाइम के थ्रू होगा जो कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम होगा। जहाँ जहाँ रिकॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या देखते हैं पैकेटीन में कि क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारा क्रोमोसोम है जब डिप्लोटीन के स्टेज में आता है, तो अब ये दोनों दूर होना चाहता है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे ये सेपरेट होने लगेगा तो इनके बीच का स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारा डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुआ, क्रोमैट जो हमारे क्रोमोसोम थे वो हमारे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और एकदम एंड पे आ जाएंगे, तो एक्स शेप का कुछ कायस्मेटा का फॉर्मेशन करते हैं। ये डिप्लोटीन के स्टेज में होता है, और डाइकाइनेसिस की स्टेज में ये हमारा टर्मिनलाइजेशन पे आ जाता है, यानी कि एकदम टर्मिनल पे आ जाएगा जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी एक तरह से समझो कि सेपरेट हो गया। डाइकाइनेसिस ही वो स्टेज है जो कि हमारे माइटोसिस में जिस तरह से लेट प्रोफेज आने पे जितने सेल ऑर्गेनेली थे सब डिसअपियर हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप जो था वो हमारा क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। ठीक है, या न्यूक्लियोलस हमारा डिसअपियर हो जाता है। ये सारे प्रोसेस हमारे कहाँ होंगे, तो डाइकाइनेसिस में होंगे। ठीक है, चलो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या बोला है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रोफेज 1 की। ठीक है, प्रोफेज 1 टोटल कितने स्टेप हैं, तो 5 स्टेप हैं।
ठीक है। पहला स्टेज हमारा क्या है, लेप्टोटीन। याद कैसे रखने का ट्रिक क्या है हमारा, लता जरा पानी दे दे। ठीक है, लता से हमें क्या याद रखना है, लेप्टोटीन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, जाइगोटीन। तीसरा हमारा क्या है, पैकेटीन। फोर्थ नंबर पे क्या देखते हैं, डिप्लोटीन। और फिफ्थ नंबर पे क्या है, डायकाइनेसिस। ठीक है, जब हम लेप्टोटीन की बात करते हैं तो यहाँ हम क्या देखते हैं, जैसे यह एक सेल है, इस सेल में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है ये कंडेंस्ड हो जाता है और कंडेंस होके एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, एक हमारा ये दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, इस तरह से क्या किया, लेप्टोटीन स्टेज में हमने क्या किया कि क्रोमैटिन को लपेटा। ठीक है, लेप्टोटीन से हमें लपेटो याद रखना है, लपेटो यानी कि हमने क्या किया, क्रोमोसोम को बनाने के लिए क्रोमैटिन को लपेटा। ये क्रोमैटिन था, बीड लाइक स्ट्रक्चर इसमें लगे हुए हैं। अब ये लपेट के हम क्या कर दिए, आगे चल के इस तरह से एक क्रोमोसोम बना दिए। ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम बना दिए। तो इसने में हमने लेप्टोटीन में क्या किया, इसको लपेटा और लपेट के हम लोग क्रोमोसोम बना दिए। और हम इसको कह सकते हैं कि कुछ हमारे बुके लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी कि जिसमें फ्लावर का बुके होता है वो बनता है। तो इसीलिए हम लेप्टोटीन स्टेज में क्या देखते हैं, इसे हम बुके स्टेज कहते हैं। ठीक है, अगली स्टेज हमारी कौन सी है, जाइगोटीन की है। ठीक है, जाइगोटीन में क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या बना, दो होमोलोगस क्रोमोसोम बने। जब भी हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जीन नंबर, जीन डिस्टेंस, यानी जेनेटिकली ये कैसा होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम जेनेटिकली सिमिलर होंगे। जैसे मान लो अगर इस प्लेस पे हमारा आई कलर है तो सेम इसी प्लेस पे हमको आई कलर मिलेगा। अगर हेयर कलर हमारा यहाँ है तो सेम यहाँ भी हमको हेयर कलर मिलेगा। ठीक है, और सेम इस पे हमारा हेयर कलर और आई कलर मिल रहा है। इसका मतलब ये टोटली जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, डिट्टो हमारा दोनों सेम है, ऐसे समझो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो हमारा जेनेटिकली सिमिलर ना हो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसमें देखो, जब एक क्रोमोसोम की हम बात करते हैं, ठीक है, इस तरह से हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम के पास क्या होता है, ये दोनों हमारा क्या कहलाता है, क्रोमैटिड। ये तो हमें भी पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में या फिर क्रोमोसोम में हमारे दो क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड है इसके पास, एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड है। इस वाले क्रोमोसोम के लिए ये दोनों क्रोमैटिड कैसे हैं, सिस्टर है, दोनों कह सकते हैं कि दोनों बहन है। ठीक है, यानी कि कैसे है, तो सिस्टर क्रोमैटिड है। ये दोनों भी हम क्या देख रहे हैं, दोनों हमारे सेम है, यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड है। लेकिन जब कभी ये होमोलोगस क्रोमोसोम की इस क्रोमैटिड और इस क्रोमैटिड की हम बात करते हैं तो ये दोनों क्रोमैटिड आपस में कैसे होंगे, तो नॉन सिस्टर होते हैं। ठीक है, यानी अपने क्रोमोसोम के लिए दोनों क्रोमैटिड सिस्टर, अपने क्रोमोसोम के लिए दोनों क्रोमैटिड सिस्टर, लेकिन दो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो दो अलग अलग क्रोमैटिड्स है वो कैसे होंगे, नॉन सिस्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड, लेकिन ये रेड वाला और ब्लू वाला आपस में कैसा होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होगा। ठीक है, तो अब जब हम जाइगोटीन की स्टेज में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मान लो ये एक सेल है।
अब इस सेल में हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, इनका पेयर अप हो जाता है। ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या हुआ, पेयर अप हो गया, यानी इनके बीच में कोई कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कोई केमिकल कॉम्प्लेक्स हो गया जो कि दोनों को चिपकाए रखने का काम या होल्ड करके रखने का काम कर दिया। यानी इस तरह से दोनों क्या है, आपस में पेयर अप हो गए। ठीक है, ये आपस में इस तरह से पेयर अप हो गए। ये जो हमारा केमिकल कॉम्प्लेक्स है इसे हम क्या बोलते हैं, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कह सकते हैं कि जो स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये हमारे दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच बना। किसके बीच बना हमारा, या हम कह सकते हैं क्या कि जाइगोटीन का मतलब क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो पेयर में आ गए। ये जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप जो हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस। ठीक है, ये जो हमारी प्रक्रिया चल रही है इसे हम क्या बोले, स्नैप्सिस बोल दिए। इनके बीच में जो केमिकल कॉम्प्लेक्स बना इसको हम क्या बोलते हैं, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब जब इनके बीच में स्नैप्सिस हुआ, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयर अप हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप, ठीक है, और दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में ये पेयर हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं, देखने में क्या हुआ, ये एक जोड़े की तरह लग रहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, बाइवेलेंट्स कह सकते हैं कि ये देखने में कैसे हैं, बाइवेलेंट की तरह दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक जोड़े की तरह दिखाई दे रहे हैं। एक ये दोनों को मिला के हम क्या बोल दिए, ये एक हो गया, ये एक दो हो गया, दोनों को मिला के बाइवेलेंट कह दिए। और टोटल इसके पास क्रोमैटिड आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, तो एक क्रोमैटिड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो टोटल हमारे कितने क्रोमैटिड हो गए, 4 हो गए। इसीलिए हम इसको बाइवेलेंट्स के साथ साथ कह सकते हैं कि ये कैसा है, ये टेट्राड का फॉर्मेशन कर दिया। टेट्राड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे 4 क्रोमैटिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, देखने में एक जोड़े की तरह लग रहा है, बाइवेलेंट्स की तरह, लेकिन टोटल है कितने, 4 क्रोमैटिड हैं, तो 4 क्रोमैटिड हो गए। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे आता है कि जो हमारा बाइवेलेंट है, ठीक है, एक बाइवेलेंट में हमको कितने क्रोमैटिड और कितने सेंट्रोमियर देखने को मिलते हैं, तो 1 2 3 4, 4 बाइवेलेंट में हमको 4 क्रोमैटिड दिखाई दे रहे हैं, और सेंट्रोमियर कितने, तो एक ये सेंट्रोमियर, एक ये सेंट्रोमियर, यानी कि 2 सेंट्रोमियर होते हैं। या फिर टेट्राड का मतलब क्या होता है, 4 क्रोमैटिड और 2 सेंट्रोमियर, तो हमें यहाँ पे 4 दिखाई दिए, 2 से 4 हो गए। लेकिन ये 4 जो है बनते हमारे कहाँ हैं, जाइगोटीन में, लेकिन विजिबल कहाँ होंगे, पैकाइटीन की स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गया, पेयर अप हो गया, स्नैप्सिस हो गई। इस प्रोसेस को बोलेंगे स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये हमारा एक केमिकल कॉम्प्लेक्स है जो कि दो होमोलोगस के बीच में पेयर अप करने का काम करता है, और यहाँ पे 2 बाइवेलेंट्स बने और टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। अब जब हम पैकाइटीन की बात करते हैं तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ये मान लो एक सेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, अब इनका क्रॉसिंग ओवर होता है। इनके बीच में क्या बना हुआ है, तो स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है जो कि इनको जोड़ के रखने का काम किया हुआ है। ठीक है, होल्ड करने का काम किया है। और ठीक है, तो पैकाइटीन की स्टेज में हम क्या देख रहे हैं कि पहला तो हमारा क्या है, पैकेटीन में पहले हमारा सबसे पहले क्या हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी कि दो हमारे जो
होमोलोगस क्रोमोसोम है ये ओवरलैप हो गए, यानी अब इनके बीच में क्या हुआ, इस तरह से दो होमोलोगस क्रोमोसोम ओवरलैप हो गए। सेकेंड हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है कि ताकि हम अपने सिस्टर से थोड़े अलग से दिख सके, जितने भी हमारे भाई बहन हैं हम उनसे अलग दिख सके। क्योंकि अगर जहाँ भी वेरिएबिलिटी नहीं आएगी या जहाँ भी वेरिएशन नहीं होगा वहाँ हम एक जैसे देखने में लगेंगे, हमारा नेचर बिहेवियर सब कुछ सेम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो हम रिकॉम्बिनेशन में क्या देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या हो रहा है, डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन हमारा एक एंजाइम के थ्रू होता है, जो एंजाइम का नाम हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेज। यानी रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है रिकॉम्बिनेशन कराने में हेल्प करता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ। ये जो हमारा टेट्राड बना था जाइगोटीन के स्टेज में, ये टेट्राड विजिबल किस स्टेज में होगा, तो पैकेटीन के स्टेज में होगा। हम प्रोफेज की बात करते हैं कि प्रोफेज की लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, तो पैकाइटीन। ठीक है, प्रोफेज में भी लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होगा, तो पैकेटीन की स्टेज जो होती है ये लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जेनेटिक मटेरियल जब बस चेंज हुआ तो ब्लू वाले के पास क्या आ गया, रेड वाले का सेगमेंट आ गया। ठीक है, और रेड वाले के पास क्या हुआ, ब्लू वाले के सेगमेंट्स आ गए। ठीक है, अब अगली स्टेज में डिप्लोटीन में हम क्या देखते हैं कि अब ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है आपस में अलग होना चाहते हैं। तो जब अलग होने की बात होगी तो सबसे पहले इनके बीच में जो भी बॉन्ड बना रहा है, जो इनको पेयर अप करने का काम किया, उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा और धीरे धीरे ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो डिप्लोटीन होता है, डिप्लोटीन के स्टेज में हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा सेल है, अब इस सेल में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो हमारे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये एकदम कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बेकार सा बन गया बट कोई ना, समझने के लिए काफ़ी है। अब देखो, जैसे ही ये थोड़ा सा खराब सा हो गया, ठीक है, देखो अब क्या होगा, इनके बीच में जो जो हमारा स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो हमारा डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम है ये एंड पे आ जाएगा और देखो कुछ एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अब जब एकदम सेपरेट होने लगेगा तो एंड पे आके कुछ एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना देता है। तो डिप्लोटीन के स्टेज में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमको एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कायस्मेटा। कायस्मेटा, ठीक है, यानी डिप्लोटीन के स्टेज में हमारा कायस्मेटा का फॉर्मेशन होता है और दूसरा डिसोल्यूशन हो जाता है स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो गया। अब जब यह सेल आता है डायाकाइनेसिस की स्टेज में तो अब पूरी तरह से क्या हो गया, यहाँ सेपरेट होने की कोशिश करेगा। ये ब्लू वाले में क्या है, रेड वाले का पार्ट। ठीक है, और रेड वाले में किसका पार्ट है, तो ब्लू वाले का पार्ट।
अब देखो, जब हम डाइकाइनेसिस की स्टेज में आते हैं तो क्या देखते हैं कि फाइनली ये जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम हैं ये हमारे सेपरेट हो जाते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एकदम टर्मिनल पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये वाला जो ब्लू वाला हमारा पार्ट है इसमें हमारा रेड वाले के सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, और जो रेड वाला होगा इसके पास ब्लू वाले के सेगमेंट्स होंगे। यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया था। ठीक है, तो हम लास्ट में जब डाइकाइनेसिस की फेज़ आती है तो डाइकाइनेसिस के फेज़ में हम क्या देखते हैं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ होमोलोगस ऑफ क्रोमोसोम लिख सकते हैं, या होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, और यही वो फेज़ है जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेली हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनेली है वो क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, प्रोफेज 1 था। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, जितनी चीज़ें मैंने लिखाई है वही सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि स्नैप्सिस किस फेज में होता है या स्नैप्सिस होता क्या है, रिकॉम्बिनेशन किस फेज में होता है और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर किस फेज में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जितने भी नाम लिखे होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो डाइकाइनेसिस में हमने क्या देखा कि दो जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे इनका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। अब इसके बाद डाइकाइनेसिस के बाद ये वाले जो हमारे क्रोमोसोम है कहाँ जाते हैं, तो मेटाफेज में जाते हैं। अब मेटाफेज 1 देखते हैं हम। ठीक है, मेटाफेज 1, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, देखो जब हम मेटाफेज में आते हैं तो क्या देखते हैं कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ठीक है, वो हमारे सेंटर पे अलाइंड हो जाते हैं। ब्लू वाले के पास रेड वाले का पार्ट आ गया था। ठीक है, और रेड वाले के पास ब्लू वाले का पार्ट था। ठीक है, ये हमारा प्रोफेज में ही आ गया था। प्रोफेज के डाइकाइनेसिस में यही हमें होमोलोगस क्रोमोसोम मिले थे। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब हमारा प्रोफेज होता है ना, तो प्रोफेज के डाइकाइनेसिस में ही सेंट्रियोल हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और स्पिंडल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ हम मेटाफेज में क्या देखते हैं कि हमारे अपोजिट पोल पे क्या है, सेंट्रियोल है। ठीक है, इस तरह से हमारे सेंट्रियोल कैसे होते हैं, तो परपेंडिकुलर में होते हैं। यहाँ से एस्टर रे निकलता है, एस्टर रे। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहाँ हमारा काइनेटोकोर है, तो स्पिंडल फाइबर क्या करता है, डायरेक्टली आके काइनेटोकोर से जाके लग जाता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से आके लग गया। यानी कि मेटाफेज में सेम जो माइटोसिस में हमने देखा था वही सेम चीज़ होता है। यहाँ क्या होगा, हमारा जो सेंट्रियोल होता है यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलेगा, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जाके अटैच होता है क्रोमोसोम के, और जो हमारा क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट पे क्या होता है, अलाइंड हो जाता है। यानी कि सेंटर पे इस तरह से जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइंड हो जाते हैं। जब हम एनाफेज में आते हैं तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जैसे ये सेंट्रियोल, ठीक है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर इसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ एक चीज़ का डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोफेज और
मियोसिस और माइटोसिस में एक मेजर डिफरेंस आता है हमारा एनाफेज में, ठीक है। यहाँ पे जैसे पहले देख लो, देखो अगर किसी को याद होगा तो माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि जब एनाफेज आता है तो क्रोमोसोम में से जो क्रोमैटिड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है। लेकिन एनाफेज 1 में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई भी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होता है, और यही से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हमारी एनाफेज 1 में नहीं होता है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो हमारे अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। अगर हम डिप्लॉयड क्रोमोसोम लेकर चलते हैं, यानी डिप्लॉयड क्रोमोसोम में मान लो कि अगर हम 46 क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं, तो क्या देखते हैं हमारा यहाँ पे मेटाफेज में भी 2n इज इक्वल टू कितना होगा, 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। और टोटल क्रोमैटिड कितने होंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम और टोटल कितने, 92 क्रोमोसोम, ठीक है। जब हम एनाफेज में भी जाते हैं तो कोई भी मेजर चेंज नहीं देखते, यहाँ भी हमारे 46 क्रोमोसोम हैं और 92 क्रोमैटिड है। जब हम टीलोफेज में जाते हैं तो टीलोफेज में क्या देखते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो हमारे अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना शुरू हो जाता है टीलोफेज में, ठीक है। और ये जो हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इस तरह से कहाँ चला गया, तो अपोजिट पोल पे चले गए, ठीक है। इस तरह से हमारे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले गए। ये हमारा किस फेज में हो रहा है, तो टीलोफेज में हो रहा है। यहाँ न्यूक्लियोलस हमारा फिर से अपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेली है वो सारे के सारे हमारे अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। सारे सेल ऑर्गेनेली हमारे वापस से टीलोफेज 1 में आ जाते हैं। जैसे ही हमारा टीलोफेज 1 कंप्लीट होता है, वैसे ही ये सेल कहाँ चला जाता है, साइटोकाइनेसिस में। सेम अगर साइटोकाइनेसिस अगर प्लांट में होगा तो सेल प्लेट मेथड से होगा, और अगर एनिमल में होगा तो सेल फरो मेथड से होगा। और फाइनली हम क्या देखते हैं कि ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इसे समझो, ये हमारा 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। अब एक डॉटर सेल में हम क्या देखेंगे कि ये वाले क्रोमोसोम आ गए, ठीक है। और इस वाले डॉटर सेल में क्या देखते हैं कि हमारा ये वाला क्रोमोसोम आ गया। ये हमारा 2 डॉटर सेल बन गया। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि अभी तक हमारा 2n इज इक्वल टू, यानी कि कितना था, डिप्लॉयड सेल में टोटल हमारे 46 क्रोमोसोम थे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और कितने, 92 क्रोमैटिड है, ठीक है। जब हम डॉटर सेल में देखते हैं तो यहाँ हमारे हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ एक क्रोमोसोम आ गया, यानी n इज इक्वल टू टोटल हमारे पास कितने क्रोमोसोम हो गए, तो 23 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। और क्रोमैटिड कितने हो गए, तो क्रोमैटिड भी हमारे आधे हो गए, टोटल हमारे कितने क्रोमैटिड हो गए, तो 46 क्रोमैटिड। सेम ये वाले डॉटर सेल में भी देखते हैं, सेल हमारी कैसी हो गई, हैप्लॉइड हो गई, इसमें हमारे 23 क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम क्रोमैटिड, ठीक है। ये हमारा क्या होता है,
जो मियोसिस 1 होता है वह कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, इसके बाद एक ड्यूरेशन आता है जो हमारे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का होता है, जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अब जैसे ही हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, सेल हमारी कहाँ चली जाएगी, मियोसिस 2 में चली जाएगी। और सेम स्टेप हमारा किस में होता है, मियोसिस 2 में होता है। जब हम मियोसिस 2 में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सेम हमारा प्रोफेज की स्टेज में जो क्रोमोजोम है वो हमारे कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, यानी हल्का फुल्का मान लो खुल गया तो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। जब हम मेटाफेज 2 में आते हैं, ठीक है, जब हम मेटाफेज 2 में आएंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये हमारा, अब हम मेटाफेज एनाफेज सब 2 देखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों सेल को लेके हम चलेंगे, तो जब हम एनाफेज में आते हैं या टीलोफेज में या मेटाफेज में आते हैं तो क्या होता है, हमने क्या देखा, ये जो हमारा डॉटर सेल मिला है ये कैसे मिला है, तो ये मियोसिस 1 से मिला है हमें, ठीक है। सेल में क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस 2 के लिए देखते हैं कि जब मेटाफेज में हमारे 2 सेल्स हो गए, एक ये वाला आ गया। एनाफेज में भी हमारे 2 सेल हो गए, ठीक है। टीलोफेज में भी हमारे 2 सेल हैं। तो देखो ये वाला जो हमारा सेल है मेटाफेज में क्या हुआ, अब सेंटर पे अलाइंड हो जाएंगे दोनों सेल्स, और जो हमारा रेड वाला है इसमें हमारे पास क्या रहेगा, ब्लू वाला आ जाएगा। यहाँ हमारा सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल क्या करेगा, स्पिंडल का फॉर्मेशन करेगा जो कि काइनेटोकोर से जाके लग जाएगा। मेटाफेज में क्रोमोसोम है वो हमारा कहाँ होगा, तो सेंटर पे अलाइंड हो जाएगा। इस सेंटर पे अलाइंड इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट, यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम होंगे वो मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइंड हो जाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, स्पिंडल का फॉर्मेशन हो गया। जब हम एनाफेज की बात करते हैं तो ये जो हमारा क्रोमोसोम है, अब इस क्रोमोसोम में क्या होगा, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, यानी ये सेंट्रोमियर हमारा डिवाइड कर जाएगा, एक क्रोमैटिड अलग, दूसरा क्रोमैटिड हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम एनाफेज की बात करते हैं तो एनाफेज में क्या देखते हैं, ये सेंट्रियोल, ठीक है, दोनों में सेंट्रियोल हो गया। अब सेंट्रियोल में हमारा जो स्पिंडल है वो क्या करता है कि जो दोनों हमारे क्रोमैटिड हैं उसको सेपरेट कर दिया। तो रेड वाला हमारा जो क्रोमोसोम है वो ऊपर की तरफ चला गया, और जो हमारा ब्लैक वाला क्रोमोसोम है ये इस साइड नीचे की तरफ आ गया। यानी दोनों क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड थे, ठीक है, ये जो हमारा क्रोमोसोम है इसके जो क्रोमैटिड है वो हमारे सेपरेट हो गए। एक क्रोमैटिड हमारा ऊपर चला गया, दूसरा क्रोमैटिड हमारा नीचे चला गया। यानी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर किस में हो रहा है, एनाफेज 2 में हो रहा है। ये हमारा जो रेड वाला जो पार्ट है इसमें हमारे ब्लू वाले के जेनेटिक मटेरियल थे, ठीक है। नीचे हम क्या देखते हैं, ये हमारा ब्लू वाला है, ठीक है, और ये हमारा इस तरह से नीचे की तरफ आ गया ग्रीन वाला, ये जेनेटिक मटेरियल इसका, ये स्पिंडल फाइबर इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ब्लू वाले के पास क्या है, रेड वाले का जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। तो इस तरह क्या देख रहे हैं कि फाइनली हमारा एक क्रोमोसोम में से हमारे दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। तो अगर हम मेटाफेजिक प्लेट की बात करेंगे तो यहाँ हमारा क्या है, n इज इक्वल टू कितने क्रोमोसोम थे, तो 23 क्रोमोसोम, ठीक है। और टोटल क्रोमैटिड कितने हैं, टू 46 क्रोमैटिड। सेम इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम और 46 क्रोमैटिड। लेकिन जब हम एनाफेज में आते हैं तो क्या देखते हैं कि n इज इक्वल टू हमारा जो हमारा क्रोमोसोम का नंबर होता है वही क्रोमोसोम क्रोमैटिड बन जाते हैं। यानी कि ये हमारे क्रोमोसोम या क्रोमैटिड कितने होंगे, तो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे और 46 क्रोमैटिड। यानी कि क्रोमैटिड को ही हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है।
जो हमारे क्रोमैटिड हैं, यही क्रोमैटिड तो जब सेपरेट हो जाएंगे तो इसको क्रोमैटिड भी बोलेंगे और इसको हम क्रोमोसोम भी बोलेंगे एनाफेज में। जब हम टीलोफेज में आते हैं तो क्या देखते हैं, इसके अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, दोनों के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेपरेट हो जाता है। ये ऊपर में क्या देख रहे हैं कि ये एक हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम, सॉरी, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। इस वाले सेल के लिए जब हम देखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ऊपर वाले में हमारा ग्रीन वाला क्रोमोसोम चला आया और ब्लू वाला क्रोमोसोम हमारा नीचे वाले में आ गया, ठीक है। ब्लू वाले के पास क्या है, रेड वाले का जेनेटिक मेकअप है और रेड वाले के पास ब्लू वाले का जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मटेरियल है। अब इसके बाद जब टीलोफेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है, अब टीलोफेज के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है, दोनों सेल में हमारा साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये एक सेल हमारा डिवाइड करके कितने सेल बना देगा, 2 सेल बना दिया। ये वाला हमारा सेल कितना बना दिया, 2 सेल बना दिया। यानी कि टोटल अब हम क्या देखते हैं कि इस वाले सेल में हमारा, इस वाले में ब्लू वाले का जेनेटिक मटेरियल आ गया, इस वाले में क्या देख रहे हैं कि ग्रीन वाला सेपरेट होके आ गया, ठीक है, इस वाले में पूरा का पूरा ब्लैक वाला आ गया क्रोमोसोम, ठीक है, और इस वाले में क्या देखते हैं, रेड वाले के क्रोमोसोम आ गए। अब इसमें भी हमारा जो वेरिएशन है, यानी ये हमारे रेड वाले के साथ दूसरा जेनेटिक मटेरियल हमारा ब्लू वाले का आ गया और ब्लू वाले में हमारा रेड वाले का जेनेटिक मटेरियल आ गया। तो अब हम देखेंगे क्या कि जितने भी क्रोमोसोम हमें मिले सब हमारे जेनेटिकली डिफरेंट है, ठीक है, यही हमारे रिकॉम्बिनेशन की वजह से आया, क्योंकि देखो सब का कलर हमारा डिफरेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ n इज इक्वल टू कितने थे, 46 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमैटिड, ठीक है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्रोमोसोम का नंबर है वो हमारा क्या हो गया, दोनों सेल्स के लिए हाफ हाफ हो गया। तो यहाँ हम टोटली क्या देख रहे हैं कि अब n इज इक्वल टू टोटल हमें कितने मिले, n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमैटिड। यहाँ n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमैटिड। यहाँ भी n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमैटिड, और यहाँ भी n इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमैटिड, ठीक है। यानी कि जो हमारा पेरेंट सेल था, ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रोफेज, ये हमारा कहा था मियोसिस 1 से आया हुआ पेरेंट सेल था, ठीक है। पेरेंट सेल के पास हमारा 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड था। जब हम मियोसिस 2 में हम देखें, ये हमारा क्या है, मियोसिस 2, जब हम मियोसिस 2 में देखते हैं तो हमें लास्ट में हमारे कितने सेल्स दिखाई देते हैं, तो 4 सेल्स दिखाई देते हैं और टोटल पेरेंट सेल की तरह ही सेम हमारे हर एक डॉटर सेल में हमारे 23 क्रोमोसोम और 46 क्रोमैटिड दिखाई देते हैं। यानी मियोसिस में हम क्या देखते हैं, यहाँ हमारा मियोसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन हुआ था और मियोसिस 2 में हमारा इक्वेशनल डिवीजन हुआ था। मियोसिस में एक सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल बनाती है, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाती है, ठीक है। यही हमारा क्या था, ओवरऑल मियोसिस था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे डाउट हुआ, ठीक है। ओके, थैंक यू।